दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता और यूं ही कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत पर भरोसा नहीं करती है। दरअसल संकट के समय अगर कोई काम आता है तो पहले किसी जमाने में अहमद पटेल को याद किया जाता था, जो कांग्रेस के हर संकट में खड़े हो जाते थे। कोई भी नेता सामने होता था तो उसे मनाकर पार्टी आलाकमान की मर्जी के मुताबिक फैसला करवा लेते थे। लेकिन अहमद पटेल के दिवंगत होने के बाद अब जो वरिष्ठ नेता बचे हैं उनमें अशोक गहलोत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस में, यह आपने बिहार की राजनीति में देख लिया होगा। राजस्थान के लोग भले ही उनके लिए कहते रहे हों कि उनके नेतृत्व में सरकार वापस नहीं आती, लेकिन संकट के समय बिहार में जब पार्टी और महागठबंधन जूझ रहा था सीटों के बंटवारे को लेकर और पटना से दिल्ली तक नेताओं के दौरे हो रहे थे, इसके बावजूद लगातार बैठकें होती रही, लेकिन सीटों का पेच उलझा रहा। और जैसे ही अशोक गहलोत ने सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में एंट्री की, एक मुलाकात लालू प्रसाद यादव से की, राबड़ी देवी से की, तेजस्वी यादव से की, मुकेश सहनी से की, और जैसे ही वह मुलाकात हुई, मुलाकात करने के बाद जैसे ही अशोक गहलोत बाहर आए, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, कांग्रेस नेताओं के चेहरे पे मुस्कान थी। और फिर उसके बाद अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सारा पेच सुलझ गया, महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझ गया। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं, और साथ ही तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता सोचते थे, असमंजस में थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन की तरफ से घोषित कर दिया गया है। यानी कि बिहार में अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है और तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का पेच सुलझा लिया गया है। यह अशोक गहलोत का वह अनुभव है जो राजनीति में 50 साल तक उन्होंने पाया है, और उस अनुभव के आधार पर ही कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए बिहार जैसे बड़े मुश्किल राज्य इसलिए क्योंकि बिहार में कांग्रेस की स्थिति सालों से लगातार खराब होती जा रही है। 27 सीटें एक बार प्राप्त करी थी जब सीपी जोशी यहां प्रभारी महासचिव थे, उसके बाद से लगातार पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। ऐसे में अब जब पार्टी ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताते हुए इन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, तो इस भरोसे पर पहली जो मोहर उन्होंने लगाई है वह महागठबंधन में सीटों का पेच सुलझाकर लगाई है। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने को लेकर आरजेडी के नेताओं में, महागठबंधन के नेताओं में जो असमंजस था, अशोक गहलोत ने एक मुलाकात से वह असमंजस दूर कर दिया है। लेकिन हालांकि बिहार अभी कांग्रेस और महागठबंधन के लिए बहुत क्रूशल स्टेट इसलिए भी है कि बिहार में एनडीए लगातार 20 सालों से सत्ता में है और लगातार 9 बार से नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। कभी वे तेजस्वी और कांग्रेस के साथ मिलकर शपथ लेते हैं, कभी वे भाजपा के साथ जाकर शपथ लेते हैं। इस तरह से वे पाला बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा वही है। अब अशोक गहलोत की जो रणनीति है वह काम करती दिख रही है, इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने अपना चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है कि अगर गठबंधन जीता तो वे मुख्यमंत्री होंगे। अब एनडीए को अपना चेहरा बताना चाहिए कि आखिरकार एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था टीवी पे कि मैं कौन होता हूं, मुख्यमंत्री तय करने वाला, जीत कर आएंगे विधायक वे तय करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर असमंजस अब एनडीए में है, और एनडीए अगर नीतीश कुमार को खुलकर चेहरा घोषित नहीं करता तो फिर महागठबंधन के नेता इस बात पर निशाना साधेंगे कि जो लोग हम पर सवाल उठाते थे, अब सवाल उन पर है कि आखिरकार उनका चेहरा कौन है। दूसरा, तेजस्वी यादव युवा है, ऐसे में युवा वोटर जो बेरोजगारी से त्रस्त है बिहार का, उन वोटरों के लिए तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि बिहार में हर घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाएगा। यह ऐसा वादा है जो हर युवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। अब इसकी तोड़ में या तो नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, अगर वैसा करती है तो युवा के सामने एक बुजुर्ग चेहरा होगा, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन को होगा, एनडीए को नुकसान होगा। और अगर नीतीश कुमार का चेहरा घोषित नहीं होता है तो महागठबंधन लगातार यह सवाल उठाएगा कि नीतीश कुमार को अब भाजपा साइडलाइन करना चाहती है।
ऐसे में भी नुकसान एनडीए का होगा और महागठबंधन का फायदा होगा। इस रणनीति के तहत अब अशोक गहलोत ने अपना अनुभव वहां पूरा का पूरा उड़ेल दिया है और जैसे जैसे अब चुनाव आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में लंबे समय बाद सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और 2 चरणों का चुनाव है, ऐसे में बहुत ज्यादा मौका किसी भी दल को, गठबंधन को नहीं मिलना प्रचार का। ऐसे में जो तीर अशोक गहलोत के तर्कस से निकलना शुरू हुए हैं, उनका जो वार होना है, उस वार से एनडीए के नेता कैसे बचते हैं और जो चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित करके और युवाओं को आकर्षित करने का काम महागठबंधन ने कर दिया है, उस गठबंधन की काट को एनडीए कैसे देखेगा और कहां से वह तीर लाएगा जो मुकाबले में आमना सामना करे। कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान जब भी उन पर भरोसा जताकर जिस भी प्रदेश में उनको भेजता है, उसका परिणाम ये देते हैं। और बिहार में महागठबंधन का जो पेच दिल्ली में कांग्रेस के नेता नहीं सुलझा पा रहे थे और दिल्ली और पटना के बीच में नेताओं की भागदौड़ लग रही थी, उस भागदौड़ को खत्म करके एक मुलाकात लालू यादव से करने के साथ ही अशोक गहलोत ने इस मुश्किल पेच को सुलझाकर कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। ऐसे में अब जब यह चुनाव आगे बढ़ेगा और अगर महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आ गया, तो निश्चित मान के चलिए कि अशोक गहलोत का ओहरा जो सेट है कांग्रेस में, वह और बड़ा होने वाला है। और अगर ओहरा उनका बड़ा होगा तो देश में कांग्रेस की राजनीति में बदलाव के अलावा राजस्थान में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। यह निश्चित मानकर आपको चलना चाहिए।